दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। हमारे साथ देख रहे पीकेएस न्यूज नेटवर्क। 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का नज़दीक है। राजनीतिक पार्टियों में चुनाव जीतने की होड़ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता तय करेगी। हमारे से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ समाजसेवी, तनमन से जनहितैषी, हमेशा जनता की बात करते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, एक शख्सियत है जो हमेशा जनमानस के मुद्दों को उठाते रहते हैं और वर्तमान सरकार को हमेशा घेरते रहते हैं। वर्तमान सरकार का आशय मेरा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार से नहीं है। जब भी जिसकी सरकार रही है, जन भावनाओं को, जन समस्याओं को हमेशा सरकार की दृश्य में, सरकार की नज़रों में उठाते रहे हैं, सरकार की कानों तक पहुंचाते रहे हैं। हमारे से बातचीत करने के लिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं दीपक शर्मा जी से। दीपक शर्मा जी एक व्यवसायी भी हैं और समाज के क्षेत्र में इन्होंने जो योगदान किया है उसको हमेशा जनता ने जो है अपने माथे पर, जनता ने उनको अपना आशीर्वाद प्रदान किया। दीपक जी, आपका पहले हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप पहले की भी सरकारों पर ढेर सारे प्रश्न उठाते रहे हैं कि फला सरकार ने नहीं किया, अगर ऐसे होते तो ये मुद्दे काम हो जाते हैं। तो कुछ हम डालेंगे कि अखिलेश सरकार पर कुछ ऐसे कौन से प्रश्न थे जिनके वजह से आपने जनमानस के लिए अच्छे मुद्दे उठाए और सरकार को जो आईना दिखाने का काम किया था। सपा सरकार में भी जो घटनाक्रम कुछ हुए थे, आपको पता होगा, कुछ सामाजिक थे, लोगों की परेशानियां थी, उन जनमानस मुद्दों को हमने उठाया था और ईश्वर की कृपा रही कुछ और लोगों का साथ रहा, जिसकी वजह से उन मुद्दों में जीत भी मिली थी। सरकार कोई भी हो, चाहे वो सपा की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, बीएसपी की हो, ये लोग व्यक्ति विशेष के लिए कार्य करते हैं, ये समाज के लिए कार्य नहीं करते हैं। ये विडंबना है देश की राजनीति का जो स्तर है वो इसी वजह से गिर रहा है। सब आपने अभी जैसे कहा व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं, तो विधायक अगर जीतता है तो जनता ही उसको जीत करके आगे ले जाती है, तो व्यक्ति विशेष के लिए कैसे काम करता है, इसको आप क्लियरिफाई करें थोड़ा। इसके उदाहरण कई हैं, आप भी उसके गवाह हैं। जनमानस जिनको विधायक बनाकर बैठाती है, उन्हीं विधायकों ने अपने कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गालियों से भी नवाजा है। इसके ऑडियोज हैं, आपके पास भी मौजूद है। तो ये जब विधायक बनता है व्यक्ति ना, तो वो भूल जाता है कि वो इसी जनता के बीच से आया हुआ है। ये दुखद है। तो अखिलेश सरकार पे हम थोड़ा कामकाज पे विस्तार करेंगे कि जब अखिलेश की जो है 2012 से 2017 के बीच में सरकार थी, तो तमाम जैसे वो कहते कि मैंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लखनऊ का विकास किया, आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, और उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है ऐसा नहीं कर रही। तो अखिलेश सरकार को आप उसके पिछले कामकाज को लेकर के कितने नंबर देना चाहते हैं, और या वर्तमान समय में जो अखिलेश वादे कर रहे हैं तो उनकी कथनी करने में क्या आप अंतर देख पाएंगे? कार्यों के हिसाब से कहा जाए तो अखिलेश यादव को अगर 10 में से कुछ अंक देना होगा तो मैं 8 अंक दूंगा। उसका काम दिखाई दिया है। अच्छा, इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार, इन्होंने कहा था कि मैंने गुंडों को खत्म कर दिया। तो भ्रष्टाचार में जो गुंडागर्दी है, कह रहे थे कि सपा सरकार में गुंडागर्दी है, इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। आप जिस प्रश्न को उठा रहे हैं इसका जवाब इस प्रश्न में ही मूलतः छुपा हुआ है कि इस सरकार में गुंडा राज नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। गुंडा राज ही गुंडा राज चल रहा है, हर गली में गुंडा राज चल रहा है। कहाँ नहीं चल रहा है? अभी आप लखीमपुर का केस देख लीजिए, गोरखपुर का केस देख लीजिए, ऐसे सैकड़ों केस हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आजमगढ़ का भी एक केस सामने में आया है। 10 साल की एक बच्ची का रेप हुआ है और उसकी हत्या हो गई है, और उसका परिवार न्याय मांगने एसएसपी के पास गया है, तो एसएसपी ने उसके परिवारजन को ही मारपीट कर भगा दिया। उसका वीडियो वायरल है, ये सत्य है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है सरकार आतताइयों की है, गुंडाओं की है, माफियाओं की है, वर्दी वाले गुंडाओं की है। इसका अनुभव आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को इतनी छूट दे दिया है कि पुलिस अपने अनुसार जो है जनमानस की समस्याओं को दूर करे। तो आप इसको कहाँ तक मानते हैं कि सरकार पुलिस को इतना छूट देना हितकर हो रहा है कि बहुत बड़ा जो है जनता पर बोझ बन करके जनता पे कहर बन रहा है? इसका भी जीता जागता उदाहरण, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। इसमें सिंपल सी 2 बातें कहने की हैं कि जिस वर्दी को आपने छूट दी, उस वर्दी के क्रियाकलाप जग जाहिर हैं, रोज मीडिया में आता है। आप ही मीडिया बंधु भाई लोग हैं जिसको दिखाते हैं।
क्या हो रहा है, चाहे बिकरू कांड हो, चाहे कानपुर का कोई कांड हो, उन्नाव का हो, लखीमपुर का हो, किस पटल पर किस तरह से कार्य हो रहा है ये आप देख रहे हैं। और गोरखपुर का जीवंत मनीष गुप्ता का केस जीवंत उदाहरण है। वहां पर क्या हुआ, ये वर्दी को छूट देने का नतीजा है। एक और बात तो भ्रष्टाचार पर, जहाँ पर पुलिस के कामकाज की रवैये की बात है, चूंकि गृह विभाग जो होता है वो मुख्यमंत्री का अधीन होता है, पुलिस जो होती है जन समस्याओं को काफी हद तक दूर कर सकती है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार को पुलिस महकमे को लेकर के, यानी भ्रष्ट इसके गुंडागर्दी और जो है रेप जैसी, लूट जैसी घटनाओं पे लेकर कितने नंबर देना चाहिए? मेरे ख्याल से नंबर ही नहीं बना होगा। अच्छा, इसके लिए कोई नंबर नहीं बना होगा। वैसे कितने देना चाहेंगे? जब है ही नहीं तो देंगे क्या? अच्छा, ये बताइए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार जब बनी हुई तो उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त अभियान करेंगे, सड़कों को जो है गड्ढा मुक्त कर देंगे। और तो अब वर्तमान समय में जब आप सड़कों पे चलते हैं तो सड़कों की जो स्थिति है, यानी जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, परिवहन है और जो सड़कें हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका देश के विकास में निभाती हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ तक फेल है, कहाँ तक पास है? मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा। आप लखनऊ से रायबरेली चले और आए, अगर आपकी गाड़ी 5 किलोमीटर एक स्पीड में चल जाए, नेशनल हाईवे NH की बात कर रहा हूँ, NHAI की, आप इस रोड पर 5 किलोमीटर टॉप गियर पे चल लें, गड्ढा मुक्त सरकार का मुखौटा सामने आ जाएगा। उन्होंने तो कहा था कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, सड़कें बना रहे हैं, हाईवे बना रहे, बहुत अच्छे बना रहे हैं। हम भी ग्राउंड सर्वे में जाते हैं, कहीं ऐसा गड्ढा मुक्त तो नहीं दिखाई देता है। तो लेकिन निश्चित तौर पर उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? एक शब्द का अंदर है। आपने कहा गड्ढा मुक्त और मैंने कहा गड्ढा युक्त, या और माँ हटा के या लगा दीजिए, शब्द वही है। गड्ढा युक्त सड़कें हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज हों, चाहे वो राजकीय राजमार्ग हों, आप उसकी स्थिति जाके देख सकते हैं। क्या जनता इन मुद्दों को, जनता के बीच में इन मुद्दों को आप रखते हैं, या जनता इन मुद्दों को समझ करके 2022 के चुनाव में जो है योगी को इस आधार पर वोट देगी, या वही गाय गोबर उसके बाद जो हिंदू मुसलमान पर? इसका भी जवाब बहुत सीधा है। गाय गोबर पे दे, अगर शिक्षित, हमारे घर में भी शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, जानने वालों में भी शिक्षित लोग बैठे हैं, बेरोजगार हैं। अगर जनता को सच में विकास देखना है तो चयन उनको स्वयं करना पड़ेगा कि मुझे गोबर पर काम करना है कि राम मंदिर के आगे बैठकर हमें भीख मांगनी है, उससे रोजगार मिलना है, कि चाय की ठपरी लगा के हमको रोजगार चाहिए। ये निर्णय जनता को स्वयं करना पड़ेगा। शिक्षा के बारे में सरकार ने ये भी कहा, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। कोरोना को लेकर के मैंने हमारी दूरदर्शी जो विजन थी, जिसके कारण जो है हमने बहुत अच्छा काम किया। अगर अन्य कोई होता तो बहुत ज़्यादा त्राहिमाम होता है। तो कोरोना और शिक्षा के मामले में इस सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं पहले शिक्षा पे आ जाता हूँ। अभी शिक्षा का कुछ दिन पहले पश्चिम प्रदेश से, वो गाजियाबाद के आसपास से जिले से एक वीडियो आया था, न्यूज़ चैनलों पे चल रहा था, मैं भी देख रहा था। वहाँ पर रसोइये ने SC बच्चों को खाना बनाने से मना कर दिया था, उनकी प्लेट धुलने से मना कर दिया था। तो शिक्षा का भी स्तर यहाँ से भी नजर आ रहा है। बच्चों की मानसिक स्थिति कोरोना काल के दौरान और अभी के दौरान सरकार की पॉलिसी टुलमुल है। शिक्षा के प्रति बहुत चिंतित नहीं, उनको सरकार बचाना है, सरकार के लिए काम करना है, जनता के लिए कोई काम नहीं। कोरोना काल में वो कहते हैं मैंने बहुत अच्छा काम किया है, जनता को मैंने बचाया। तो कोरोना काल को लेकर के क्या करेंगे? जी, कोरोना काल की स्थिति पवन जी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कोरोना काल में क्या स्थितियां थी। मैंने लोगों की लाशें जलवाई हैं, खुद लोगों को खाना पहुंचाया है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचवाए हैं। कोरोना की स्थिति सरकार बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। कोरोना में बहुत बुरे हालात थे, बहुत लोग खत्म हुए हैं, बहुत लोग मैंने घरों का चिराग उजड़ते देखा है, कोई बचा भी नहीं है कोई परिवार में। सरकार झूठ बोलती है। तो सरकार तो ये कहती है कि हमने जो है ऑक्सीजन की कमी होने नहीं दी, लेकिन उसकी कालाबाजारी। सर, अगर उन्होंने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, मैं मान लेता हूँ उन्होंने कमी नहीं होने दी, तो विदेशों से गैस सिलेंडर क्यों मंगाए गए, ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों मंगाए गए, क्यों स्पेशल ट्रेनें चलाई गई? ऑक्सीजन कमी नहीं थी, मैं मान लेता हूँ नहीं थी, तो इनको इनकी जरूरत क्या थी? क्यों हाईवेज पर जो ऑक्सीजन के टैंकर निकलते थे, एक पुलिस की गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे पेट्रोलिंग करती थी, क्यों करती थी? ऑक्सीजन सिलेंडर क्या लूट हो जाती? इससे स्पष्ट है। मैं स्वयं सिलेंडर रायबरेली में भरवाने गया था 2 लोगों के लिए,
और उस सिलेंडर देने से उसने मना कर दिया कि साहब बैठे ने वहां पे एसडीएम एडीएम का पहरा लगा रखा था। तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या ये कमी नहीं थी? सरकार चाहे जो कहे, सत्य यही है, ऑक्सीजन की कमी भरपूर थी और उसकी पूर्ति वो नहीं कर पाए, जिसमें लाखों लोग आदमी निपट गया इस कोरोना काल में। इतनी त्राहिमाम ये सरकार ने आंकड़ों के साथ खेल खेला है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई भी बात नहीं कहेंगे। सरकार महंगाई पर बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहा था कि महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ ग्राउंड सर्वे पे भी जाता हूँ, महंगाई सरसों का तेल लगभग 200 के करीब है, 200 के पार का आंकड़ा है, पेट्रोल भी 100 के लगभग नियर अबाउट है। सरकार ये कह रही कोरोना काल की वजह से आर्थिक स्थिति देश की खराब हो गई है। क्या सच में आर्थिक स्थिति देश की खराब हो गई या ये कुछ कारण और हो सकता है? अगला कार्यकाल दे दीजिए इनको और तो देश ही खत्म हो जाएगा, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। अगले कार्यकाल में देश खत्म वो कैसे खत्म कर देंगे, कुछ स्पष्ट करें। रेल, भेल, पेट्रोल, डीजल, स्टेशन, हवाई जहाज, हवाई अड्डे, बस अड्डे सब तो बेच रहे हैं। आखिर सरकार किस बात के लिए होगी? जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन होगा नहीं, कोई सरकारी विभाग होंगे नहीं, कोई नवरत्न कंपनियां होंगी नहीं, कोई स्टेशन नहीं होगा, कोई प्लेटफॉर्म, कोई एयरपोर्ट, कोई हवाई जहाज, कुछ नहीं होगा, जब वो सब प्राइवेट ही हो जाएगा तो फिर ये सरकार की क्या जरूरत है, मंत्रिमंडल की क्या जरूरत, विभागों की जरूरत क्या? तो इसलिए एक मौका देंगे, आगे वो भी समाप्त हो जाएगा। उनका तो ये कहना है, वो तर्क है कि सरकारी कर्मचारी भी कम में होते हैं और विभाग घाटे में जा रहा है, जिसकी वजह से उसमें हम हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो हिस्सेदारी देना और बेचना दो अलग अलग बातें नहीं होती। कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है, लोगों की नौकरियां जा रही है, जिनके जिनके हिस्से में नौकरी जा रही है। अभी टाटा ने एयर इंडिया खरीदा, उसने कहा केवल 1 साल हम छटनी नहीं करेंगे, उसके बाद छटनी करेंगे। ये भी उदाहरण है, परेशान मत होइए। वो हमारे यहाँ कहावत कहे, ना हंसिया दूर ना पड़ोसी की नाक, अभी जल्दी ही उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो सरकार तो एक बात और लेकर के उसने बोला था कि हम सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो सबका साथ सबके विकास पर हमने देखा ढेर सारे आंदोलन हो रहे थे, जहाँ पर कुछ लोगों ने आरक्षण को लेकर के ढेर सारे मुद्दे उठाए कि सरकार भर्तियों में आरक्षण की अनदेखी कर रही है। तो सरकार को आरक्षण के मुद्दे के आधार पर जो है आप क्या जो है किस कटघरे में खड़े करते हैं, और सरकार जनमानस के खिलाफ किस तरह से, जनमानस के हित में किस तरह से रोजगार की स्तर पर? रोजगार की स्थिति बहुत खराब है, रोजगार की स्थितियां बहुत खराब है, नौकरियों की स्थितियां बहुत खराब है, और सरकार को इस पे बहुत गहन अध्ययन करने की जरूरत है। एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सरकार जवाबदेह नहीं है। आप प्रश्न हमसे करेंगे, ये प्रश्न आप एक्चुअल प्रश्न कर रहे हैं जो जनता की नब्ज है, लेकिन इस प्रश्न का आप हमसे कर रहे हैं, लेकिन ये सत्ता से प्रश्न नहीं हो रहा है कि इस पर क्या होगा। कुल मिला के ये केवल दमन की नीति चल रही है। किस तरह अगर आवाज उठाएंगे तो गला दबा दिया जाएगा, दमन की नीति पर कार्य हो रहा है, और ऐसी सरकार को बदलने की बहुत सख्त जरूरत है अगर देश को बचाना है तो। उत्तर योगी कहते हैं कि मैंने जनता के लिए बहुत से काम किए, 2022 में सरकार जो है हमारी बनेगी, क्योंकि मैंने धार्मिक मुद्दे पे राम मंदिर का निर्माण कर दिया है, जनता को राम मंदिर मिल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिया है, शिक्षा में ढेर सारा काम कर दिया है, और जनता के बीच में भी मुद्दे लेकर के जाते हैं। जनता का कहना कुछ और है, लेकिन जनता का जो मूल मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। तो आपके हिसाब से जनता को किन मुद्दों के आधार पर वोट देना चाहिए? कि राम मंदिर के आधार पर देना चाहिए, या शिक्षा के मुद्दे पे देना चाहिए, महंगाई के मुद्दे पे देना चाहिए, सड़क और सुरक्षा के मुद्दे पे इनको देना चाहिए? और इन पर आप जनता की तरफ से कितने नंबर देना चाहते हैं? यानी आप हमारी जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, राम मंदिर से हमारी श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है। मेरा नमन वंदन है भगवान श्री राम के चरणों में, लेकिन वो रोजी रोजगार नहीं देगा। मंदिर बना देने से हमें रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे पर्यटन बढ़ जाएगा। पर्यटन से किसका लाभ होगा? क्या पर्यटन बढ़ेगा? उससे लाभ क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा? क्या पूरे प्रदेश का नौजवान पढ़ा लिखा व्यक्ति अयोध्या में जाके रोजगार तलाशेगा? क्या इसका जवाब सरकार दे सकती है? क्या राम मंदिर रोजगार का माध्यम है? क्या वहां पर भी पकौड़े तले जाएंगे? क्या वहां भी चाय का ठेला लगेगा? आप स्थितियां जाके कुछ तो लगेगा। आप लखनऊ में देख लीजिए, आप अगल बगल 2-4 चीजें, बहुत से युवा लड़के चाय के ठेले लगाते हैं और ब्रेड बंद मक्खन बेचते हैं। ये तो कहते हैं आप मेरी बात सुन ले उसको, और आप देखिए सुबह शाम पुलिस वाले उनको मारते पीटते, उनके ठेले पलट दिए जाते हैं। ये रोजगार करने का, दिलाने का और रोजगार का माध्यम है?
आप वो किस तरह से करके किस तरह से पैसे ला के 10,000 5,000 रुपए का दुकान, आप इसी चौराहे पे चले जाइए, आप जाके देखिए पान की दुकान 5-6 ठो लगी थी, सबको हटा दिया गया। रोजगार ही तो कर रहे थे बेचारे, वो ना तो सड़क पर थे, ना कहीं सड़क के किनारे बैठकर वो रोजी 2 पैसे कमाने के लिए अपने परिवार को जीवन दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका ठेला हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? आप इसी रोजगार की बात कर रहे हैं। हम इस रोजगार के लिए सरकार को लाए थे, इसके लिए लाए थे कि लोगों का रोजगार छिन जाए, लोगों की नौकरियां चली जाएं, इसलिए सरकार नहीं लाई गई थी। हम भी वोट दिए थे, लेकिन अपेक्षाओं पे 1% खरे नहीं उतरी। और अगर आप इस पे भी मुझसे कोई मार्क्स मांगेंगे उनके लिए, तो अगर आप एक कोई नंबर बताएं तो फिर मैं बताऊं मार्क्स कितना दूंगा। 2000 पहले, इसके पहले जी, योगी के पहले अखिलेश की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसके पहले मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जनता ने जिसको दिया दोबारा मौका नहीं दिया, और मायावती के भी शासन को जनता ने देखा, अखिलेश के भी शासन को भी जनता ने देखा, योगी का भी लगभग 4 साल कंप्लीट हो गया, 4.5 वो में लास्ट मतलब छमाही चल रही है, इसके बाद चुनाव होगा। तो तीनों सरकारों को जनता ने देखा, आपने भी देखा। आपके हिसाब से तीनों सरकारों में कौन सी सरकार बढ़िया रही और किसने बहुत बढ़िया काम किया इनके रिस्पेक्ट में? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में मैं बहन मायावती जी के लिए कहूँगा, उनका सख्त कानून, विभाग में अधिकारी कर्मचारियों के अंदर भय, जनता की सुनवाई उस शासनकाल में बहुत अच्छी हुई। विकास के मामले में अगर कहा जाएगा तो समाजवादी पार्टी से अच्छी सरकार कोई नहीं रही, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो ग्रामीण, तीनों में कंपेयर की बात, मैं कंपेयरिंग की कर रहा हूँ। और इनकी सरकार बीजेपी की बात करें तो ये केवल माखौल उड़ाया है इसने जनता का, केवल माखौल। जुमलेबाजी वाली पार्टी, जुमलेबाज लोग, सत्य के साथ कोई नहीं खड़ा है। इनसे ये लाइव डिबेट पे नहीं बैठते ना ढंग से। अगर ढंग से बैठे, चिल्ला चिल्ली न करके आराम से बातों पे बात करें तो इनसे पूछा जा सकता है। और इनके सबसे बड़े सहयोगी लाला रामदेव, जो 47 रुपए और 37 रुपए में पेट्रोल और डीजल बेच रहे थे, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जो इनकी टीम है, इनके लिए अगर आप मुझसे मार्किंग मांगेंगे तो मैं बहन जी को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 10/9 दूंगा, और अखिलेश यादव को 10 में से 8 विकास के नाम का दूंगा। प्रशासन सख्त नहीं था। इनकी सरकार में प्रशासन को पंख लगे हुए हैं, योगी सरकार जी, इनको पंख लगे हुए हैं, और ये बहुत बुरी तरह से हवा में दौड़ रहे हैं। और ये नहीं पता कि ऊपर उड़ने वाला कभी नीचे जरूर आता है। और ये उत्तर प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा इतिहास है कि सत्ता पलट के दोबारा किसी ने हासिल नहीं की है। ये बताइए, 2022 का चुनाव होगा तो सत्ता किसकी तरफ जाएगी, कुर्सी किसकी नजदीक जाती दिखाई दे रही है? कांग्रेस की तरफ जा रही है, बीजेपी की तरफ जा रही है, सपा की तरफ जा रही है, या बसपा की तरफ जा रही है? मेरा अगर स्पष्ट देखें, मैं जमीनी आदमी हूँ, मैं जमीन पर काम करता हूँ, पूरे प्रदेश का दौरा करता हूँ। मोहन जी, आप हमारे साथ कई बार कई कार्यक्रमों में गए हैं, देखे हैं, लोगों के बीच में इंटरेक्ट रहता हूँ। मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली की पूरी संभावना है, और बीजेपी की सरकार तो नहीं बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी यानी पूर्ण बहुमत की भी किसी की नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, यानी कि खिचड़ी सरकार बनेगी। जी बिल्कुल। और पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बनती है तो इससे जनता को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? जहां तक मैं तो देख पा रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार में कुछ सरकार तो जनमानस के लिए काम किया, लेकिन कुछ तो बहुत निरंकुश हो गई है। तो क्या जनता को चैनल के माध्यम से आप संदेश देना चाहे पूर्ण बहुमत नहीं देना चाहिए, 1-2 सीटें कम कर देना चाहिए, पूर्ण बहुमत ही दे देना चाहिए? इसका बहुत स्पष्ट जवाब है पवन जी। आप भारत सरकार, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो इसके पहले भी मिलीजुली सरकार बनती थी तो उसका काम दिखाई देता था। एक स्वच्छंद सरकार आपने दी है, फुल फेस में पूरा बहुमत के साथ दी है, उसका नतीजा सब देख रहे हैं कि जवाबदेही किसी की नहीं है। आज तक 2014 से अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भी प्रेस मीडिया से तारुफ नहीं हुआ है, एक भी। अगर हुआ भी है तो वो वॉलेट में पैसा रखते हैं कि नहीं रखते, आम कैसे खाते हैं। ढेर सारा इंटरव्यू हुआ है। हाँ, वो हुआ है। वो आपको चाहिए था कि वो एक लिस्ट हमको भी बना के दे देते कि मैं आम कैसे खाता हूँ, मैं चम्मच से खाता हूँ, काट के खाता हूँ या चूस के खाता हूँ। आम तो सभी खाते हैं। नहीं तो आपने हमको दिया नहीं ना। आप प्रश्न आपने तो मुझे सामाजिक प्रश्नों पे लाके खड़ा कर दिया। प्रश्न मुझे भी उसी तरह मिलने चाहिए थे ना, कि मैं वॉलेट रखता हूँ तो वॉलेट में पैसे रखता हूँ कि नहीं रखता।
500 की नोट रखता हूं कि नहीं रखता, 2000 की नोट रखता हूं कि नहीं रखता, ये प्रश्न ही आपने मुझसे नहीं किया। ये प्रश्न करना चाहिए था आपको मुझसे। भाई हम भी तो उसी प्रधानमंत्री के क्षेत्र के लोग हैं, हमसे क्यों प्रश्न इस तरह के नहीं होते? हमसे जनता से जुड़े सवाल क्यों होते हैं? आप हमसे भी उसी तरह के प्रश्न करिए ना। मैं रोटी घी लगा के खाता हूँ, उसमें चीनी भी डालता हूँ, थोड़ा नमक भी डालता हूँ, और चाय में डिप करके भी खा लेता हूँ। चलिए पूछ लेते हैं, आप अपनी माँ के पैर छूते कि नहीं छूते? जी बिल्कुल छूता हूँ, मैं सर से छूता हूँ, लेकिन बस कमरे के अंदर। मैं सड़क पर उनका प्रचार नहीं करता इस अवस्था में। मेरी माता जी रही भी नहीं, मेरे पिताजी हैं। सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मैं अपने पिता के चरण वंदन करता हूँ, अपनी माता जी की फोटो को पैर छूता हूँ। तो कोई प्रधानमंत्री अगर अपनी माँ के पैर छूते हुए पब्लिक को दिखाता है, इसमें दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बेटा, कोई अच्छा बेटा अपनी माँ को, वो भी इस सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद, अपनी माँ को एटीएम की लाइन में भी नहीं खड़ा करता। मुझे, मेरे पिताजी को अवस्था उनकी 88 के आसपास है। अगर उन्हें रिटायर्ड हैं, अगर उन्हें पैसा एटीएम से उनका पेंशन का निकालना होता है, तो वो, मैं उनको ये नहीं कहता कि आप बाइक से जाओ, ड्राइवर जा रहा है, आपको एटीएम में ले जाएगा, पैसा निकाल दीजिएगा। उनका एटीएम लेके हमारे से, परिवार से कोई जाता है, उनका पैसा निकाल के लाके उनको देता है। हम वो नहीं करते, दिखावा नहीं करते। माँ बाप के प्रति श्रद्धा वो दिखावे में, तो सभी जानते हैं हमारे माँ बाप हैं, हम उनके पैर छूते हैं, उनके पैर पड़ते हैं, गलती होती है तो वो मेरे कान पकड़ते हैं, ये तो कॉमन सी बात है। उसका दिखावा करना ये गलत है। उनका कहना है कि राम मंदिर बना दिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया है, देश का हिस्टोरिकल काम हो गया है, और जो लोग राम मंदिर के मुद्दे पे बात नहीं करते शायद वो हिंदू नहीं हो सकते। तो आपका क्या मानना है कि जो राम मंदिर की बात ना करे और चिल्ला करके बोले, क्या वही हिंदू है, राम भक्त है, बाकी क्या नहीं है? आप राम भक्त हैं कि नहीं है? मैं, शायद वो सीना नहीं फाड़ पाएंगे, मैं सीना फाड़ के दिखा दूंगा। भगवान के प्रति श्रद्धा मेरी है, ये मैंने आपको पहले भी कहा। श्रद्धा में कोई कमी नहीं, लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूं। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, बैठा हूं हाथ जोड़ के, हे भगवान आज शाम को मुझे मेरा काम हो जाए, शाम को मुझे 5 लाख रुपए मिल जाए, मैं भगवान सुबह शाम बैठा रहूंगा। मेरे बैठे रहने से मुझे पैसे नहीं मिल जाएंगे, मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो मैं भक्त हूं, अंधभक्त नहीं हूं। सरकार शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा, गुंडागर्दी इत्यादि मुद्दे पर पास है या टोटल फेल है? फेल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बातचीत कर रहे थे हमारे से दीपक शर्मा जी, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। जनता के मुद्दों को जैसा पहले बताया हमेशा उठाते रहते हैं। ढेर सारे सवालात जवाब आपने देखा और बेबाकी से जवाब दिया। दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया, मुझे इस लायक समझा, आपके चैनल ने मुझे इस लायक समझा कि मेरी बाइट ली। मुझे आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनहित के मुद्दे हमेशा उठते थे, उठते हैं, उठते रहेंगे। रामनवमी वाले दिन कुछ स्पेशल जनता से कहना चाहते हैं? जय सिया राम। जय सिया राम। और मैं भी जय सिया राम, और आप सभी को हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से रामनवमी, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमारे साथ नई खबरों के साथ जुड़े रहिए। देखते रहिए पीके न्यूज़ नेटवर्क में। पहुंच शर्मा, नमस्कार।